पिछले 50 साल में दुनिया की पॉपुलेशन दुगनी होकर 8 अरब तक आ गई है और इसी अरसे में दुनिया की फूड डिमांड 70% से बढ़ी है और बाय 2040 तवक्को की जाती है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन 300 मिलियन तक पहुंचेगी। तो अगर हमें मजीद लोगों को फीड करना है तो हमें एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा, क्योंकि जो राइट टेक्नोलॉजी है वो आज के दौर में यील्ड्स को डबल करने में हेल्प करी है और पानी के यूज़ को आधे में कट करने की कोशिश करी है। इसके साथ साथ यूएस से नीदरलैंड्स और बाकी सारे डेवलप कंट्रीज में जीपीएस मैपिंग आ गई है मुकम्मल तौर पर। नॉट ओनली दैट, जिस तरह टेस्ला ऑटोनोमस व्हीकल्स बना रही है जो ड्राइवर के बगैर गाड़ियां चल रही हैं, इसी तरह अब ड्राइवर के बगैर ऑटोनोमस ट्रैक्टर्स आ गए हैं मार्केट में। इंडिया, ब्राज़ील, चाइना और इजिप्ट जैसे ममालिक ने मॉडर्नाइजेशन को ऑलरेडी अडॉप्ट किया है एंड देयर गेटिंग मैसिव पे ऑफ्स। तो पाकिस्तान इस टेक रेवोल्यूशन में कैसे कैचअप कर सकता है? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पाकिस्तान एंड काउंटिंग। मेरा नाम जुनैद इकबाल है एंड थैंक यू फॉर वाचिंग आवर एग्रीकल्चर सीरीज। पिछले 50 साल में दुनिया की पॉपुलेशन दुगनी होकर 8 अरब तक आ गई है और इसी अरसे में दुनिया की फूड डिमांड 70% से बढ़ी है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन 45 मिलियन से बढ़ के 240 मिलियन पर चढ़ी गई, तकरीबन 5x का इजाफा। और बाय 2040 तवक्को की जाती है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन 300 मिलियन तक पहुंचेगी। तो अगर हमें मजीद लोगों को फीड करना है तो हमें एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा एंड इट इज़ फ्रॉम एआई प्रेडिक्शंस फॉर इम्प्रूविंग क्रॉप यील्ड्स, साथ साथ सैटेलाइट्स का इस्तेमाल टू मॉनिटर क्रॉप्स फ्रॉम स्पेस, और इसके अलावा हर तरह की इनोवेशन हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि जो राइट टेक्नोलॉजी है वो आज के दौर में यील्ड्स को डबल करने में हेल्प करी है और पानी के यूज़ को आधे में कट करने की कोशिश करी है, ताकि जो हमारी रॉ हार्वेस्ट भी हैं इनको हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स में और अपने लोकल यूज़ के लिए सही तरह से इस्तेमाल कर सकें। इंडिया, ब्राज़ील, चाइना और इजिप्ट जैसे ममालिक ने मॉडर्नाइजेशन को ऑलरेडी अडॉप्ट किया है एंड देयर गेटिंग मैसिव पे ऑफ्स। तो पाकिस्तान इस टेक रेवोल्यूशन में कैसे कैचअप कर सकता है? आज की इस एपिसोड में हम ब्रेक डाउन करेंगे कि वो कौन सी स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ है जो कि क्रॉप प्लानिंग से लेकर क्रॉप की सेल तक हर प्रोसेस को ट्रांसफॉर्म करिए और किस तरह इन टेक्नोलॉजीज को यूज़ करके पाकिस्तान अपने पोटेंशियल को अनलॉक कर सकता है। सबसे पहले प्री प्लांटिंग और क्रॉप प्लानिंग से शुरू कर सकते हैं। यूएस में क्लाइमेट फील्ड व्यू ये तय करने में हेल्प कर रहा है कि क्या चीज़ सही वक्त पर कहाँ लगानी चाहिए। ये लाइव सॉइल सेंसर्स को देख रहे हैं, हाइपर लोकल वेदर को देख रहे हैं और उसको यूज़ करके एआई के साथ प्रेडिक्टिव इंजन्स उनको बता पा रहे हैं कि किसी एक स्पेसिफिक एरिया के क्या मॉइस्चर लेवल्स होंगे, वहाँ का नाइट्रोजन कंटेंट क्या होगा। और मिसाल के तौर पे इस सिस्टम ने बताया कि आयोवा में कहाँ पर कॉर्न के बजाय सोयाबीन लगाना चाहिए और अब 20 ममालिक में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। 180 मिलियन एकड़ से ज़्यादा की जो एरिया है उसमें ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है और इससे यील्ड्स में डिपेंडिंग ऑन एरिया 5 से 15% का इजाफा है और इनपुट कॉस्ट आर लोअर बाय अबाउट $50 पर हेक्टर। इसी तरह इंडिया में तेलंगाना स्टेट और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने मिलकर एक प्रोग्राम बनाया है, इट्स कॉल्ड सागू बागू। ये एक एआई पावर्ड व्हाट्सएप चैटबॉट है जो कि लोकल लैंग्वेजेस में फार्मर्स को हेल्प करता है। तो फार्मर्स अपने क्रॉप की प्लानिंग के लिए तस्वीरों को अपलोड करते हैं, जो उनकी एरिया का सॉइल वगैरह का डेटा है उसको अपलोड करते हैं एंड देन उसके साथ साथ वो उनको प्रोवाइड करता है जो वेरियस क्रॉप की ऑप्शंस हैं। तो विद इन दोज ऑप्शंस द चैटबॉट हेल्प्स देम डिसाइड कि व्हाट आर द बेस्ट आउटपुट्स फॉर देम एंड ऑलरेडी द रिजल्ट्स आर अमेजिंग कि ना सिर्फ यील्ड्स में इजाफा है बट क्योंकि जो प्लांट्स की क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो गई है बाय बीइंग द परफेक्ट क्रॉप्स फॉर दैट पर्टिकुलर क्लाइमेट, सेल्स प्राइस में भी तकरीबन 8% का इजाफा देखा गया। लेट्स मूव टू लैंड प्रिपरेशन। नाउ लेजर लेवलिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी एक फार्म को एक सतह पर ले आती है और इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है पानी के मामले में, ताकि अगर लैंड लेवल नहीं होगा तो पानी किसी एक तरफ ड्रेन हो जाएगा। गिवन पाकिस्तान वाटर प्रॉब्लम, लेजर लेवलिंग इज एन एब्सोल्यूट मस्ट। इसके साथ साथ यूएस से नीदरलैंड्स और बाकी सारे डेवलप कंट्रीज में जीपीएस मैपिंग आ गई है मुकम्मल तौर पर। तो तमाम जो फार्म्स हैं वो जीपीएस से मैप किए गए हैं। तो जब सोइंग होती है तो वो जीपीएस इनेबल ट्रैक्टर्स के जरिए होती है। ये ट्रैक्टर्स जब सोइंग करते हैं प्रिसिजन के साथ करते हैं। हर एक सीड जो प्लांट होता है वो डिपेंडिंग ऑन दैट क्रॉप एग्जैक्ट डिस्टेंस के हिसाब से प्लांट होता है, ताकि उस क्रॉप की ग्रोथ के हिसाब से जो परफेक्ट स्पेस है वो उसको मिले। नॉट ओनली दैट, जिस तरह टेस्ला
ऑटोनोमस व्हीकल्स बना रही है जो ड्राइवर के बगैर गाड़ियाँ चल रही हैं, इसी तरह अब ड्राइवर के बगैर ऑटोनोमस ट्रैक्टर्स आ गए हैं मार्केट में। एंड जॉन डियर का जो 8R मॉडल है खुद स्टार्ट होता है, खुद स्टीयर होता है, ऑब्स्टिकल्स को अवॉइड करता है। एंड इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं जो कि इंच लेवल डेटा पर सॉइल का कंटेंट, मॉइस्चर का कंटेंट को मेजर कर सकते हैं। इसको फार्मर्स एक प्रोग्राम फीड कर देते हैं और उस प्रोग्राम के हिसाब से एग्जैक्टली ये जाके सोइंग कर देता है। सिमिलरली जापान में अब रोबोट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं to plant rice fields and to also do weeding in rice fields. जो कबूटा का एग्री रोबो राइस ट्रांसप्लांटर है, it is becoming a very very popular model. Now पाकिस्तान में तो मैकेनाइजेशन का पोटेंशियल वैसे ही बहुत ज़्यादा है क्योंकि we either ways have very few tractors. Up till a few years ago सर्विस के मुताबिक हमारे पास 0.5 ट्रैक्टर्स पर 100 हेक्टर्स है, which is way below the global levels. तो ना सिर्फ मैकेनाइज्ड ट्रैक्टर्स का इजाफे से हमें बहुत फर्क पड़ेगा, बट विद इन द ट्रैक्टर्स पुराने ट्रैक्टर्स के बजाय जो नई टेक्नोलॉजी है दैट विल बी अ गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इरिगेशन, बट बिफोर दैट सिंजेंटा पाकिस्तान की लीडिंग एग्रीकल्चर कंपनी है जो हजारों फार्मर्स को अपने नए सवेरा आउटलेट्स के तहत सर्व करी है। इनकी कटिंग एज सीड और क्रॉप प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान की फार्मिंग को मॉडर्नाइज करने में हेल्प करी है और उनकी कोशिश होती है कि फार्मर्स और फूड सिक्योरिटी के फ्यूचर को सस्टेनेबल बनाया जाए। थैंक यू सिंजेंटा फॉर सपोर्टिंग पाकिस्तान एंड काउंटिंग। सो कमिंग बैक टू इरिगेशन, नाउ हम ऑलरेडी अपनी पानी की रिलेटेड वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि पाकिस्तान में वाटर वेस्ट का कितना बड़ा मसला है। नाउ ग्लोबली वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजीज इज ड्रिप इरिगेशन। इसमें वाटर को प्लांट की रूट तक पहुंचाया जाता है और उसके लिए एक नेटवर्क बिछाया जाता है छोटे पाइप्स का। अनियंस, टोमेटोज, ग्रेप्स, मैंगो, शुगर केन, कॉटन, बनाना, इन तमाम क्रॉप्स के लिए ड्रिप इरिगेशन हैज़ बिन वेरी सक्सेसफुल। अगर आप स्पेन की मिसाल लें तो अब तकरीबन 55-56% जो स्पेन का एग्रीकल्चर इरिगेटेड लैंड है वो अब ड्रिप इरिगेशन पर आ गया और उसमें तकरीबन 40% के करीब पानी का बचाव हो रहा है। इसके अलावा सेंटर पिवट भी ग्लोबली एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी बन गई है जिसमें एक पाइपलाइन को सपोर्ट किया जाता है टावर के ज़रिए और ये टावर एक सेंटर पिवट पे सर्कुलर मोशन में घूमता है जिसके ज़रिए एक सर्कुलर एरिया को आप इरिगेट कर सकते हैं। ना उसकी ग्लोबल अडॉप्शन हो गई है तकरीबन तमाम डेवलप मुल्कों में, लेकिन मोस्ट इंटरेस्टिंगली आप केस स्टडी देखें इजिप्ट की। इजिप्ट ने जो अपने वेस्टर्न डेजर्ट को रिक्लेम किया है और जो उसका ईस्ट ओबिनाथ प्रोजेक्ट है जिसमें अब 800 से 1000 मीटर के भी सेंटर पिवट्स लगे हुए हैं वो स्टडी करने वाला है। ख़ासतौर पे अगर आप गूगल अर्थ में जाके शर्क अल ओबिनाथ को सर्च करें यू कैन एक्चुअली सी these सर्कुलर पैटर्न्स फ्रॉम द सैटेलाइट। सो इजिप्ट ने मैसिवली इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को ट्रांसफॉर्म किया है और अपने वाटर यूजेज को बहुत ऑप्टिमाइज किया। नाउ व्हेन इट कम्स टू वाटर पाकिस्तान के पास तो कोई चॉइस ही नहीं है बिकॉज हमारे आगे जाके पानी का मसला इतना आने वाला है। तो अगर हम ड्रिप इरिगेशन और सेंटर पिवट्स का इस्तेमाल बढ़ाएं तो सालाना 20 से 30 मिलियन एकड़ फीट हम बचा सकते हैं विच कम्स टू अबाउट 20 to 30% ऑफ आवर टोटल डिमांड। नाउ कमिंग टू इनपुट्स, हमें मालूम है कि पाकिस्तान में जो इम्पोर्टेड डैप का एक्सेसिव इस्तेमाल हो रहा है इसकी वजह से तकरीबन 7 मिलियन हेक्टेयर ऐसे हैं जहां पर सॉइल डिग्रेडेशन का प्रॉब्लम हो गया है या सॉल्ट एक्यूमुलेशन हो गई। सो हाउ कैन वी मेक दिस बेटर? नाउ यूएसए में ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट सिस्टम्स का इस्तेमाल शुरू हो गया है जिसमें कॉम्पोस्ट टी सिस्टम्स बहुत ट्रैक्शन गेन कर रही हैं। इसमें किया यह जाता है कि कॉम्पोस्ट टी सिस्टम्स जो हैं वो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ब्रू करके लिक्विड फॉर्म में पानी के साथ मिक्स किए जाते हैं। इससे सॉइल हेल्थ काफ़ी इंप्रूव होती है, प्लांट ग्रोथ में फ़ायदा होता है और जो माइक्रोबियल लाइफ है सॉइल की वो थोड़ी रिप्लेनिश होती है। अच्छा, इसको फूड वेस्ट से तैयार किया जाता है, फूड वेस्ट के कंपोस्ट से उसमें पानी ऐड किया जाता है और फिर मज़ीद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स लाइक मोलासेस एंड सीवीड इस्तेमाल किया जाता है। सो एक ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की तरफ दिस इज़ अ बिग मूवमेंट। नाउ पाकिस्तान में मैसिव वेस्ट जनरेशन होती है, तकरीबन 49.6 मिलियन टन्स ऑफ सॉलिड वेस्ट हर साल जनरेट होता है जिसमें से 50% ऑर्गेनिक फूड स्क्रैप्स का वेस्ट होता है विच कैन ईजीली बी टर्न इनटू ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। नाउ व्हेन इट कम्स टू सीड्स, हमने ऑलरेडी देखा है कि जो मेज का क्रॉप है पाकिस्तान में उसमें हाइब्रिड सीड आने के बाद वी हैव सीन मैसिव ग्रोथ। सिमिलरली जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स हैं वो क्लाइमेट रेजिस्टेंट भी होते हैं। मिसाल के तौर पे इंडिया में जो बीटी कॉटन है वो पेस्ट रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है और क्लाइमेट रेजिस्टेंट भी ज़्यादा है और इसकी वजह से डिपेंडिंग ऑन क्रॉप्स, डिपेंडेंट ऑन रीजन्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड जो हैं उसमें बहुत यील्ड इम्प्रूवमेंट्स है, एनीवेयर फ्रॉम 14% टू अप टू 60%। नाउ अब ये फेडरल गवर्नमेंट इस पे शायद काम करना शुरू कर रही है कि जीएमओस को
इजाज़त दी जाए। सिमिलरली अगर आप ग्लोबल एग्जांपल्स लें, ब्राज़ील में सोयाबीन की जो क्रॉप है उसमें मैसिव ग्रोथ देखी गई है बिकॉज ऑफ अडॉप्शन ऑफ दीज न्यू सीड्स। पाकिस्तान में पर्टिकुलरली व्हीट में, राइस में, इन दोनों में बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि यील्ड्स को 30 से 50% तक बढ़ाया जा सकता है और जो इसमें फर्टिलाइजर का यूजेज है वो भी फिर कम हो जाता है ना। क्रॉप मॉनिटरिंग इज बिकमिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग स्पेस जिसमें सैटेलाइट इमेजिंग के जरिए क्रॉप्स की मॉनिटरिंग की जाती है। हमने ऑलरेडी अपनी सीरीज में फीचर किया था फार्मदार को, सो लकीली पाकिस्तान में काम शुरू हो गया है ना। ऑस्ट्रेलिया में जो सेंटिनल-2 सैटेलाइट है उसके जरिए 25 मिलियन हेक्टेयर स्क्वायर कवर कर रहे हैं। हर 5वें दिनों में फार्मर्स को अपने क्रॉप्स की अपडेटेड पोजीशन मिलती है, उनकी क्रॉप की जो हेल्थ होती है, सॉइल की हेल्थ होती है, मॉइस्चर लेवल्स होते हैं, पेस्ट के बारे में पता चलता है और अनप्रेसिडेंटेड एक्यूरेसी के साथ सब फार्म लेवल पर बताया जाता है फार्मर को कि सिचुएशन क्या है ताकि वो इमीडिएट एक्शन ले सके। कहाँ पर फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, यहाँ कहाँ पानी की ज़रूरत है और कहाँ पेस्टिसाइड की ज़रूरत है ना। नेशनल लेवल पे तो पाकिस्तान इससे बहुत बेनिफिट कर सकता है क्योंकि फ्रॉम अ क्रॉप प्लानिंग परस्पेक्टिव इट बिकम्स ईजियर टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पर कौन से क्रॉप्स लगने चाहिए नेशनल लेवल पे। एंड एज क्रॉप्स आर ग्रोइंग तो पहले से अंदाज़ा हो जाता है प्रिडिक्टिव आउटपुट के हवाले से कि कौन सी क्रॉप की कितनी मकदार मार्केट में आने वाली है। एंड अकॉर्डिंगली अगर शॉर्टेजेस हैं one can prepare, अगर एक्सेस है one can prepare accordingly. Now क्रॉप मॉनिटरिंग एंड केयर में मजीद जो जिद्दत है वो है AI पावर्ड ड्रोन्स। लकीली पाकिस्तान में भी ये इंट्रोड्यूस हो गए ऑन अ स्मॉलर स्केल। सैफायर ने इनको इंट्रोड्यूस किया है, सिंजेंटा पाकिस्तान ने भी इस पर थोड़ा सा काम किया है और आज जो ये ड्रोन्स हैं इनको इस्तेमाल किया जा रहा है फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड को स्प्रे करने के लिए। तो ये ड्रोन्स जो AI पावर्ड हैं ये सब इंच लेवल पर और सब प्लांट लेवल पर स्कैनिंग करते हैं और एक्यूरेसी के साथ देखें पिन पॉइंट कि किधर एग्जैक्टली स्प्रे करना है और किधर स्प्रे नहीं करना। एंड द रिजल्ट्स हैव बीन स्पेक्टेकुलर। एक तो जो टोटल आपका यूसेज है फर्टिलाइज़र का और पेस्टिसाइड का वो कम हो गया है। नाउ टिपिकली पाकिस्तान में एक हिसाब होता है, मोटा हिसाब के इस क्रॉप के लिए पर एकड़ इतना फर्टिलाइज़र डाल दिया जाए या इस क्रॉप के लिए, इस एरिया के लिए पर एकड़ इतना पेस्टिसाइड स्प्रे कर दिया जाए। बट नॉट एनी मोर। ये जो ड्रोन्स हैं ये स्पेसिफिकली प्लांट लेवल पर जाकर पिक एंड चूज करके जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ स्प्रे करते हैं। सेकेंडली इससे प्लांट की हेल्थ और प्लांट की क्वालिटी भी बहुत इम्प्रूव हो गई है। सिमिलरली अब AI पावर्ड ट्रैक्टर्स भी आ गए हैं जो कि एग्जैक्टली यही काम कर रहे हैं। फ्रॉम अ हार्वेस्टिंग परस्पेक्टिव मैकेनाइजेशन हैज़ बिकम स्टैंडर्ड। पाकिस्तान में अभी भी बहुत हद तक जो हार्वेस्टिंग है मैनुअली होती है। गर्मियों में ख़वातीन भी, बच्चे भी जब सीज़न आता है उसमें कटाई में शामिल होते हैं। लेकिन ये जो मैनुअल हार्वेस्टिंग है, एक तो इसमें आप परफेक्ट टाइम पे पूरे प्लांट्स को, पूरे फार्म्स को हार्वेस्ट नहीं कर पाते, फिर इसमें वेस्टेज भी बहुत ज़्यादा होती है। अब ग्लोबली आप देखें जो नो टिल कंबाइन हार्वेस्टर्स हैं ब्राज़ील, जर्मनी जैसे मुल्कों में जो इस्तेमाल हो रहे हैं, लकीली अब पाकिस्तान में भी कुछ हद तक इस्तेमाल होना शुरू हो गए हैं। तो इन हार्वेस्टर्स से जो ग्रेन लॉसेस हैं वो 10% से गिर के तकरीबन 2% पर आ जाते हैं। अब मिसाल के तौर पे एस्टिमेट्स के हिसाब से अगर पाकिस्तान में ये फुली तौर पर अडॉप्ट किया जाए जस्ट फॉर वीट तो 2 से 3 मिलियन टन साल की वीट की बचत हो सकती है, विच इज़ वर्थ अबाउट $600 to $900 मिलियन एंड प्रीटी मच दिस इज़ द अमाउंट वी इम्पोर्ट। सो इसमें बहुत पोटेंशियल है। ऑलरेडी जो मॉडल्स हैं पॉपुलर हो गए ग्लोबली भी और पाकिस्तान में भी, उसमें कुछ न्यू हॉलैंड के मॉडल्स हैं एंड कबूटा का जो हेड फीड मॉडल है, दीज आर ऑलरेडी बिकमिंग very popular harvesters. From a storage perspective, we already know कि पाकिस्तान के post harvest storage losses काफ़ी ज़्यादा हैं, from 20 to 40% depending on crops. Of course जो fruits and vegetables हैं उसमें ये और भी ज़्यादा हैं। Now generally तो पाकिस्तान को climate control storage बनानी है ही, वैसे ही हमें capacity grow करनी है। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं। फॉर एग्जांपल केन्या में जो हर्मेटिक स्टोरेज टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये बहुत लो कॉस्ट सोल्यूशन है कि जो ग्रेन्स हैं उनको एयर टाइट ऑक्सीजन फ्री कंटेनर्स और बैग्स में सील कर दिया जाता है। तो इससे जो भी एंट्री ऑफ एयर या मॉइस्चर कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है इनफैक्ट, तो उससे पेस्ट कंट्रोल हो जाते हैं ना। ऑलरेडी लाखों मेट्रिक टन्स पे इस टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर लिया गया है केन्या में एंड द रिजल्ट्स हैव बीन एक्सेप्शनल एंड देव रिड्यूस वेस्टेज टू नियरली ज़ीरो। ना वन ऑफ द लास्ट स्टेप्स जो होता है क्रॉप की लाइफ में वो होता है उसको मार्केट करना जब क्रॉप तैयार हो जाता है ना। पाकिस्तान में एज वी नो कि इंटरमीडियरीज का बहुत बड़ा हाथ होता है और अगर सपोर्ट प्राइसेस वगैरह भी होती हैं तो उसकी
ज़्यादा जो रीच होती है वो बड़े फार्मर्स तक होती है। छोटे फार्मर्स आर नॉट एबल टू गेट द बेस्ट प्राइस। इवन अगर सिस्टम में सब इंटेंशन बेहतरीन हो तो प्राइस डिस्कवरी नहीं हो पाती सही तरह से। नाउ इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट क्रिएट की गई है, जिसने एग्री ट्रेडिंग को काफ़ी हद तक रेवोल्यूशनाइज कर दिया गया है। इसमें तकरीबन 1400 लोकल मंडीज को अडॉप्ट किया गया है अक्रॉस 23 स्टेट्स एंड 4 यूनियन टेरिटरीज। एंड ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है जिसमें तकरीबन 17 मिलियन फार्मर्स हैं और 2.5 लाख ट्रेडर्स हैं जो आपस में अब तक तकरीबन 38 बिलियन डॉलर्स की वर्थ ट्रेड कर चुके हैं, ओवर 90 मिलियन मेट्रिक टन्स। इसका फ़ायदा ये है कि एक तो विजिबिलिटी आ जाती है कि कितनी क्रॉप आने वाली है, अवेलेबिलिटी की इंफॉर्मेशन आ जाती है, प्राइस की इंफॉर्मेशन आ जाती है, और इसमें मिडिल मैन जो हैं वो कट आउट हो जाते हैं। और जब भी किसी भी प्रोसेस में मिडिल मैन कट आउट होते हैं तो उसमें जो छोटा प्लेयर होता है किसी भी इंडस्ट्री में, इन दिस केस द स्मॉल फार्मर, दे बेनिफिट द मोस्ट बाय गेटिंग बेटर प्राइसेस। नाउ पाकिस्तान के लिए तो ख़ास तौर पे और भी ज़रूरी है बिकॉज करंटली हमारा पूरा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इट प्राइमरीली रन्स ऑन कैश, इट इज़ नॉट डॉक्यूमेंटेड। सो आगे अगर फ्यूचर में तमाम सेक्टर्स में यकसां टैक्सेशन भी करनी है, उस पर्सपेक्टिव से भी जस्ट टू हैव दिस इंफॉर्मेशन टू बिगिन विद, ये बहुत ज़रूरी है। एंड द लास्ट स्टेप ऑफ कोर्स इज वैल्यू एडिशन, जिससे आप अपने एग्जिस्टिंग क्रॉप की, एग्जिस्टिंग आउटपुट की वैल्यू को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। एंड इसके लिए वी नीड टू मेक इन्वेस्टमेंट्स इन क्लीनिंग, ग्रेडिंग, ड्राइंग एंड कैनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अब थाईलैंड की अगर हम मिसाल ले लें तो उन्होंने अपने मैंगो क्रॉप की एक्सपोर्ट पे बहुत काम किया है। यू नो देव पुट अप ऑटोमेटेड पैकेजिंग, कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटीज़ लगाई हैं, फिर फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स इंप्लीमेंट किए हैं, क्वालिटी कंट्रोल को लगाया गया है। एंड जस्ट इन 2024 उनकी तकरीबन 133 मिलियन की एक्सपोर्ट थी। बट पाकिस्तान कैन बी अ जगरनॉट इन मैंगो ग्लोबली। तकरीबन 1.8 to 2 मिलियन मेट्रिक टन्स की पाकिस्तान पोटेंशियल मजीद रखता है और एडिशनल $1 बिलियन की मैंगो एक्सपोर्ट इमीडिएटली हो सकती है। बट फॉर दैट वी हैव टू अडॉप्ट दीज वैल्यू एडिशन टेक्निक्स। सिमिलरली थाईलैंड को अगर आप देखें, इट इज़ द लार्जेस्ट कैंड पाइनएप्पल एक्सपोर्टर। या अगर आप फिलीपींस को देखें तो सिर्फ कोकोनट ऑयल और उसके अराउंड जो प्रोडक्ट्स हैं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, उन्होंने उसकी $2.2 बिलियन की ग्लोबल मार्केट कैप्चर की हुई है। तो आज हमारी जो एग्री की एपिसोड है ये इस सीरीज़ की आखिरी एपिसोड है। एंड आई टोटली अंडरस्टैंड कि 10 एपिसोड्स करने के बावजूद भी वी हैव बेयरली स्क्रैच द सरफेस, और एग्रीकल्चर में हमें मज़ीद डेप्थ में जाने की ज़रूरत है बिकॉज दिस इज़ अ गैलोर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। एंड हम डेफिनेटली अगला सीज़न ज़रूर करेंगे। इफ़ यू थिंक अबाउट इट, हमारे पास अब कोई चॉइस नहीं बची फ्रॉम एन एग्रीकल्चर परस्पेक्टिव। हमें अपने आप को ऑटोमेट करना पड़ेगा, वरना हम अपनी इतनी बढ़ती हुई पॉपुलेशन को सस्टेन नहीं कर सकेंगे। लेकिन आप इसको पॉजिटिवली देखें तो अगर एग्रीकल्चर में ऑटोमेशन हो जाती है तो अगले 10 साल में हमारा आउटपुट ऑन एन एनुअलाइज बेसिस 30 से 50 बिलियन डॉलर से बढ़ सकता है। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़। और जाते हुए एक सवाल, क्या आप चाहेंगे कि हम एग्रीकल्चर पर एक और सीज़न करें? एंड इफ़ यस, तो वो कौन से 5 टॉपिक्स हैं जो आप चाहेंगे कि हम इसमें कवर करें? जवाब हमें कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। एंड वी इनवाइट यू टू जॉइन आवर कम्युनिटी बाय सब्सक्राइबिंग टू पाकिस्तान एंड काउंटिंग।